जब जब तक मैं प्रेजेंटेशन को ऑन करके लगा रहा हूँ, तो उस बीच में मैं एक चीज जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, और आप अपने कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि कितने आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षक संकुल की जो वास्तविक उद्देश्य है, उनकी जो वास्तविक भूमिकाएं हैं, उसका निर्वहन हो रहा है या उन उद्देश्यों की हम पूर्ति कर पाए हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में यस या नो केवल लिखिएगा या पता नहीं, बहुत क्विकली, बहुत क्विकली, तो मेरे लिए थोड़ी समझने में आसानी होगी। और मैं अपने साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर उन रिकॉर्ड्स को आप जरूर देखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हाउ टू प्रेजेंट। राघव, जी महेंद्र जी, मैं कर देता हूँ। आप कर दीजिए। आई एम नॉट गेटिंग प्रेजेंटिंग राइट, राइट प्रेजेंटेशन। नहीं, आपके पास है बट मैं कर देता हूँ। हाँ, ओके। तो हमारे बहुत सारे साथियों ने कुछ ने लिखा है यस। हाँ, देखिए महत्वपूर्ण, दिस इज नॉट द वन। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, ये एक मन में विश्वास रखना कि शिक्षक संकुल एक ऐसा फोरम है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारे लिए बहुत काम का फोरम है। और जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो एक विजन है, जो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों में बदलाव दिखे, हमारे बच्चे हमारे ग्रेड अप्रोप्रिएट लेवल पर हों, निपुण लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर हम देखते हैं कि ओवरऑल हमारे अ, उद्देश्य क्या है पूरी शिक्षा व्यवस्था का, राइट फ्रॉम द स्टेट टू द स्कूल लेवल, एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे बच्चे जिस कक्षा को पास करके आगे बढ़ रहे हैं, उस कक्षा तक की मूलभूत दक्षताएं उनको प्राप्त हो। अगले स्लाइड पे आते हैं। ये एकमात्र उद्देश्य है, पूरी व्यवस्था इसके लिए है, और सभी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं। और क्योंकि हमारे शिक्षक बच्चों के साथ सीधे संपर्क में होते हैं प्रतिदिन, और कई घंटे संपर्क में रहते हैं, और जो उनका एक इमेज होता है बच्चों के मन में, वो एक बहुत बहुत आइडियल होता है, बहुत आइडियल होता है। मुझे याद आता है कि हम लोग अपने माता पिता से ज्यादा हम विश्वास करते हैं, अगर हमारे टीचर ने कोई बात कह दी तो हम उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। ये महत्व होता है बच्चों के लिए। हमें इस विश्वास को कैसे कायम रखना और कैसे उनके भविष्य के प्रति अपने आप को सुदृढ़ करके और अ, उनका मार्ग प्रशस्त करने में उनकी मदद करनी है, ये हमें देखना हो। तो शिक्षकों की इस महत्वपूर्ण भूमिका में सहयोग करने के लिए विभाग द्वारा 3 स्तर पर सहयोगात्मक अनुसमर्थन की व्यवस्था की गई है। एक जनपद स्तर, जहां पर एसआरजी होते हैं, सभी को पता है 3 एसआरजी हैं। विकास खंड स्तर पर एआरपी होते हैं, और फिर संकुल स्तर पर, जहां पर हम लोगों ने बदलाव किया था। पहले जब नया पंचायत स्तर पर हमारे विषय विशेषज्ञ हुआ करते थे, लेकिन उसको उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए अब हर अ, 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 विकास खंड स्तर पर हमारे सॉरी विकास खंड स्तर पर विषय विशेषज्ञ हुआ करते थे, उस पर बदलाव करते हुए एआरपी की नियुक्ति हुई थी, और वो एआरपी हमारे अभी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कर रहे हैं। उसी प्रकार एनपीआरसी स्तर पर भी बदलाव किया गया। न्याय पंचायत की जगह संकुल की व्यवस्था की गई, और शिक्षक संकुल, हर न्याय पंचायत स्तर पर 5 शिक्षक संकुल का गठन किया गया, और एक एक प्रक्रिया के तहत आपका चुनाव हुआ है। नेक्स्ट, जब हम या ये चीज अपने को समझने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम शिक्षक संकुल की हम बात करते हैं, अब ये 5 क्यों किया गया और इसके पीछे का मकसद क्या था, वो आप जब हम मुख्य भूमिकाओं पर नजर डालते हैं, तो इस पे बहुत स्पष्ट रूप से निखर के सामने आती है। वो ये था कि एक की बजाय अगर हमारे 5 शिक्षक संकुल होते हैं, तो एक साथ हम एक एनपीआरसी स्तर पर 5 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम मुख्य भूमिकाओं की बात करते हैं, तो पहला तो है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है शैक्षिक विमर्श। जब भी हम बैठक करते हैं, तो वो हमारा शैक्षिक विमर्श का एक फोरम है। जब हम शैक्षिक विमर्श की बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने, बच्चों के सीखने, पढ़ाने के तरीकों पे, किट के उपयोग पर, इनकी बातें करते हैं, और हम स्वयं के क्षमतावर्धन की बात करते हैं, अन्य कोई बातचीत नहीं।
निश्चित रूप से अगर कोई शासकीय व्यवस्था के अंतर्गत कोई सूचना संबंधी कोई ऐसी आवश्यकता है उस समय की, तो उसको तो हम जरूर पालन करेंगे। अन्यथा एक सामान्य तौर पर हमारे लिए एक शैक्षिक वर्ष का दूसरा इसका उद्देश्य है कि इसके माध्यम से हम शैक्षणिक प्रयास, जो हमारे कई सारे शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी देखिए राज्य पुरस्कार लेकर आए। इनमें से मुझे मुझे याद है कि जब ये प्रक्रिया चल रही थी अभी इंटरव्यू की, तो हमारे निदेशक महोदय एससीईआरटी के, उन्होंने चर्चा में एक बार हमसे कहा था कि एक बार आप भी आकर बैठो, और कई बार ऐसे ऐसे शिक्षकों का प्रेजेंटेशन हो रहा है कि रोंगटे खड़े हो जाते, ये उनके शब्द थे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो प्रेजेंट करते हैं। कई शिक्षक ऐसे हो, तो इन इन उन्होंने किया क्या था, उन्होंने जो भी किया है वो अन्य तक कैसे पहुंचे, क्योंकि अगर इस स्तर का उनका प्रयास है कि उन्हें पुरस्कार मिल रहा है, और अगर मान लीजिए टॉप 10 में जो हम आए हैं या टॉप 75 में आए हैं पूरे प्रदेश में, तो उन्होंने जो किया है वो अन्य तक कैसे पहुंचे। ये एक महत्वपूर्ण फोरम है, इस पर हम चर्चा करें, केवल उन्हीं पर नहीं, ऐसे हमारे बहुत सारे शिक्षक है, आपके संकुल में ऐसे शिक्षक हो, उनके प्रयासों का, उनके नवाचारों का हम वहां पर उनको चर्चा करें, उनका प्रसार। प्रसार का मतलब हम उनसे समझें, अन्य शिक्षक उससे लाभान्वित। तीसरा इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो है कि किसी विषय पर, किसी विशेष टॉपिक पर, किसी प्रकरण पर अगर कोई समस्या आ रही है शिक्षक को पढ़ाने में, या वो तो पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, ये एक समस्या है, तो उस पर वहां चर्चा की जाए, उसका समाधान ढूंढा जाए। और हो सकता है कि ऐसे ही चुनौतियां हमारे अन्य शिक्षक साथियों की भी हो और उन्होंने उसका समाधान निकाला हो, उन पर चर्चा करना और शिक्षकों के मध्य से उन पर समाधान आना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और वही सबसे प्रभावी होता है। अलग से अगर कोई समाधान भेजता है और हमारे बीच से समाधान निकलता है, तो ज्यादा प्रभावी कौन सा होगा? निश्चित रूप से जो हमारे बीच से निकल रहा है, क्योंकि वो उनसे जूझ कर आए हैं, वो उनसे सामना कर रहे हैं और वहां से समाधान निकला है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक अन्य उद्देश्य इस फोरम का है, वो है स्वयं का क्षमतावर्धन। और यहाँ पर मैं इंगित करना चाहूंगा कि यहाँ पर एआरपी और सारजी की मुख्य भूमिका होती है। देखिए, ऊपर वाले जो 3 हैं, वहां पर ज्यादा लीड लेने की आवश्यकता है हमारे जो शिक्षक संकुल हैं, और उस संकुल के जो अन्य शिक्षक वहां प्रतिभाग कर रहे हैं उनकी, वो वहां से निकल के। शिक्षकों की क्षमता वर्धन में एआरपी और सारजी की मुख्य भूमिका होती है। जब हम क्षमता वर्धन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ मुख्य जो अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए कुछ लेख पढ़े जाते हैं, उन पे चर्चा होती है, कुछ गतिविधि की जाती है स्किल्स को के मद्देनजर। यहाँ पर अपने को लीड लेने की आवश्यकता होती है। हमारे जो एआरपी और सारजी बंधु हैं, वो इसके लिए तैयारी करके जाएं, और वो तैयारी किस बिंदु पर होनी चाहिए? जो उस शिक्षक संकुल के शिक्षकों की आवश्यकता होगी, उसके अलावा ये एक सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। तो हमें उस शिक्षक संकुल के जो सदस्य, प्रतिभागी शिक्षक सदस्य हैं, उनकी आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना है। तभी वो उसको वो अंगीकार कर पाएंगे, जो हमारे महानिदेशक महोदय सर ने बार बार इस बात को कहा है। हम अंगीकृत करें, हम अंगीकृत कब कर पाएंगे? जब हम उनकी आवश्यकताओं को केंद्र पे रखें और तब हम समाधान प्रस्तुत करें। और जो सबसे पहले जो मैंने बात कही थी, वो है निपुण आदर्श विद्यालय के रूप में शिक्षक संकुल विद्यालयों को विकसित करना। और इसके लिए देखिए, बाकायदे एक लेटर, एक पत्र सबके पास गया हुआ है, उसके कुछ मानक भी उसमें दिए गए हैं। इस पर हम थोड़ा विस्तार से और चर्चा आगे करते हैं। जी। राघव, अगले, हाँ, तो अभी जैसे हम लोगों ने बात किया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है अकादमिक बदलाव लाने के लिए शिक्षक संकुल। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता होगी कि जब हम शिक्षक संकुल की बैठक करते हैं, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, या इस तौर पे हम इसको देखें कि भाई उसके मुख्य घटक क्या है, मुख्य आयाम क्या है। पहली बात, स्पष्ट एजेंडा हो। मैं कई बार जब जनपदों में जाता हूँ, तो कम से कम एक शिक्षक संकुल की पूरी बैठक में मैं प्रतिभाग करता हूँ। ये मैं मेरा उद्देश्य होता है। और अगर कहीं नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि अगले दिन होना होता है, तो मैं एक दिन रुक जाता हूँ और वहां पर जरूर मैं देखता हूँ। और कई जनपदों में मैंने इसको इसको ऑब्जर्व किया है। और अगर मैं कुछ सकारात्मक पक्षों की बात करूं, तो एजेंडा होता है, लेकिन वो एजेंडा कन्वे नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप अपने एजेंडा को आगे कन्वे करें, पहले से, पूर्व से जो प्रतिभागी शिक्षक उन तक ये पहुंच जाए,
ताकि वो भी जो उस मानसिकता के साथ, उस तैयारी के साथ वहां पर एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए। और कम से कम 2 दिन पहले सबको पता होना चाहिए, कम से कम 2 दिन तो मैं कम बोल रहा हूँ, और कम से कम 1 सप्ताह पहले पता होना चाहिए, राइट। इसके लिए जरूर आप तैयारी करिए, और ये करना चाहिए अगर हम इसको इसको हम सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब बैठक में जब आप एजेंडा बना रहे होते हैं तो उसको 4-5 सत्रों में विभाजित करें। ये आपकी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर होगा। देखिए, यहाँ जो प्रस्तुतिकरण है, ये एक आदर्श स्थिति में या सामान्य तौर पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें बदलाव अपनी आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ठीक है? तो लेकिन जिसमें जो पहली वाली बिंदु है वो तो हर में होना चाहिए कि पूर्व की बैठक के मुख्य बिंदुओं का एक रिकैप होना चाहिए कि भाई पिछली बैठक में क्या चर्चा हुआ था। भले ही 5 मिनट हो, लेकिन हो जरूर। और क्या बिंदु तय किए गए थे काम करने के लिए। ठीक। उसके बाद एक एक सत्र इसमें जरूर हो कि अभी वर्तमान में विभाग द्वारा किन प्राथमिकताओं पर, किन अपेक्षाओं पर, आपसे क्या अपेक्षा की जा रही है, कि किन प्राथमिकताओं को तय किया गया है विभाग द्वारा। उदाहरण के तौर पे अभी जैसे अ, आनंद पांडे सर ने बताया, शिक्षक छात्र संबंध, ये एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है हमारी। या निपुण लक्ष्य की प्राप्ति, नंबर 1 प्राथमिकता, उसको पाने के लिए शिक्षक छात्र संबंध बहुत जरूरी है। ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। या अभी जैसे टीचर्स, हमारे शिक्षक करके टीचर्स लीडर बोर्ड की बात की, जहां पर शिक्षक अपने बारे में कुछ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो आपको आपके साथ साझा किया जाएगा। ये अपेक्षाएं हैं, ये प्राथमिकताएं हैं। इस पर चर्चा की जाए, इसको कैसे उस भावना के अनुरूप किया जाए। कई बार क्या होता है कि जो लिखा रहता है उसको टिक मार करने के लिए कि ये हो गया, हम कुछ कर दें। उद्देश्य वो नहीं है। हमारे महानिदेशक महोदय जी का हमेशा कहना है कि आप भाव को समझिए, लीड लीजिए उसमें। आप हर स्तर पर लीड लीजिए। एक टीचर, एक शिक्षक अपनी कक्षा का लीडर है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक कक्षा में क्या करेगा वो शिक्षक तय करेगा, लेकिन वो बच्चे कक्षा अनुरूप दक्षता स्तर पर आए इस दिशा के लिए तय करेंगे, राइट। उसके लिए कुछ अपेक्षाएं विभाग द्वारा आपसे शेयर की जाती हैं समय समय पर। कुछ आपके साथ सैंपल, कुछ उसके उदाहरण किए जाते हैं। आप जरूर उनको फॉलो करिए। तो ये भी एक चर्चा का विषय होगा। उसी तरह एक सत्र जरूर हो जिसमें किसी 1 या 2 शैक्षिक समस्या हो। जैसे हमने भी पहले पूर्व में बात किया कि अगर किसी विषय में, किसी टॉपिक पर किसी शिक्षक को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, या वो 2-3 तरीके अपना चुके हैं फिर भी बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या 4 बच्चे ऐसे हैं, या एक ही बच्चा ऐसा है जो नहीं समझ पा रहा, तो क्या करें। अब आपको वहां पर चर्चा करनी है कि भाई ये 10 बच्चे समझ गए, ये 5 बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बताइए क्या करें। तो हो सकता है कि ऐसी समस्या से और भी शिक्षक जूझ रहे हैं। इस फोरम की सार्थकता ऐसे ही विमर्श के, ऐसे ही चर्चा करने के लिए है और समाधान को तलाशने। इसी प्रकार जो हमारे उस संकुल में जो शिक्षक कुछ बेहतर काम किए हैं, नवाचार किए हैं। नवाचार का मतलब नया प्रयास नहीं होता है। नवाचार का मतलब ऐसा काम जिससे रिजल्ट हमें मिला हो, बच्चे जुड़े हो, माता पिता ने उसको अप्रेज किया हो, या आपको लगता है कि ये बहुत अन्य शिक्षक साथियों ने प्रशंसा की हो और बच्चे बहुत मनोयोग से उस काम में जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी प्रयास वो जरूर वहां प्रस्तुत होना चाहिए। इसको प्रस्तुत करने का तरीका जो जो मुझे लगता है वो जरूर ये होना चाहिए कि कुछ उस पर काम करवाया जाए, केवल बताया ना जाए, केवल लेक्चर मेथड का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि वो कई बार बोरिंग होने लगता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई वीडियो है तो आपने उसको दिखाया, आपके पास बच्चों के द्वारा कोई फीडबैक है, रिकॉर्डेड फीडबैक है, वो सुनाया, या आपने अगर ये नवाचार आपके गणित विषय से संबंधित है या हिंदी विषय से संबंधित है तो वो गतिविधि आपने वहां पे कराई। इसी तरह जब हम स्व विकास की हमने बात की थी तो किसी एक शैक्षिक लेख पर अकादमिक शोध या विमर्श संबंधी लेख को पढ़ें, आपस में मिलकर पढ़ें, उस पर चर्चा करें। उदाहरण के तौर पे बहुत सारी किताबें आप लोगों के साथ शेयर की जाती रही हैं पहले भी, अभी भी। कुछ समय पहले मुझे लगता है किसी साथी ने तो चांद डाला था, किजू भाई बरेका जी का दिवा स्वप्न डाला था, या अंतोन मैकरोनको जी का जो पुस्तक है जो उनके अनुभव पे आधारित है, या जो जॉन हॉल्ट जी की पुस्तक है कि विद्यालय से पलायन,
पढ़िए विद्यालय से पलायन, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप जब वहां सामूहिक तौर पर पढ़ते हैं, आप 2 पेज पढ़िए, पूरी किताब नहीं पढ़नी, एक बार में पूरी किताब नहीं पढ़नी, केवल 2 पेज पढ़िए और उस पर गहन चर्चा कीजिए। उसका फायदा होता है, वो आपके मन मस्तिष्क में अंकित होता है और उसका उसमें जो सीख है उसका उपयोग आप अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसे करेंगे या अन्य कामों में कैसे करेंगे, विद्यालय विकास में कैसे करेंगे, ये बहुत क्या अध्यापकों के साथ संबंध स्थापित करने में कैसे करें, अध्यापकों का जुड़ाव विद्यालयों के साथ कैसे, उसके लिए कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो जरूर करना चाहिए एक सत्र ये। और उसके बाद फिर बैठक को समाप्त करने के पहले आगामी बैठक की आप तिथि तय करिए, उस पर मुख्य कार्य बिंदुओं पर चर्चा करिए और सत्रों का बंटवारा। ये जब हम करते हैं, और तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है, एक और आप आगे क्लिक करेंगे राघव जी। और उसके बाद फिर जो है अगले सत्र में जब आप सत्रों का बंटवारा हो जाता है तो फिर कौन सत्र का कौन लेगा, कौन व्यक्ति लेंगे, इसकी जिम्मेदारी तय हो। यहाँ पर एक बस कौशन कौशन ये है कि मैं कई जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि कई शिक्षक संकुल की बैठकों को मैंने ऑब्जर्व किया है। एक जो होता है पॉजिटिव पक्ष में फिर बताना चाहूंगा, उपस्थिति अच्छी होती है, एआरपी की प्रतिभागिता होती है और चर्चाएं होती है। अब सुधार के क्षेत्र क्या है? जब चर्चा होती है तो मैंने अक्सर देखा है कि हमारे एआरपी साथी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पूरा ज्ञान वो बताते हैं, पूरी जानकारी बता देते हैं। यहां पर थोड़ा संभलने की आवश्यकता है, आपको पूरा ज्ञान नहीं बताना है। तो इन गतिविधियों के माध्यम से जो हमारे शिक्षक संकुल हैं, जो वहां 5 हैं, आप उनको सपोर्ट करें। कैसे कर पाएंगे? तो आप बैठक के पहले एक बार उनके साथ आप बैठक कर सकते हैं। शिक्षक संकुल जो हमारे 5 शिक्षक संकुल साथी हैं, उनके साथ आप एक बार बात करके कि ये बैठक है, इसको आप कैसे करेंगे, इसमें मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, हम्म? और आप क्या क्या करने वाले हैं वो आप एक बार बताएं। तो मिल बैठकर हम उस एजेंडा को तय करें और बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो दिखे कि ये लीड जो है वो शिक्षक संकुल ले रहे हैं, ये दिखना चाहिए वहां। तो यहाँ पर थोड़ा मैं निवेदन करूंगा अपने यात्री साथियों से कि थोड़ा